नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन, फिर से सोचो। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 पे, जिसका नाम है द गुड फाइट क्लब। और इसको ऑथर कहते हैं, इसमें हम आपको सिखाएंगे द साइकोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कैसे आप एक दूसरे से जब बात करें तो बात बहस ना बने, लड़ाई ना बने, वो एक दूसरे को आप हेल्प कर सकें बेहतर होने में, इंटेलिजेंट होने में। मुझे लगता है ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के लिए जब भी दो लोग बात कर रहे हों, जब भी, चाहे दोनों आदमी बहुत समझदार हों, जीनियस हो, सक्सेसफुल हो, प्रोडिजी हो, फिर भी जब दो लोग बात कर रहे हों और जो आदमी कुछ बोल रहा है और उसको सुनने वाला जो आदमी है, ही शुड बी कंप्लीटली इन अ वैक्यूम मोड। उस समय उसका मन ये नहीं कहना चाहिए अरे यार ये आदमी ना ऐसी बातें करता रहता है। तब आप मान के चलिए कि आप कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर भी दो लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, क्योंकि दोनों के अलग ओपिनियंस है, एक ब्लैक है एक वाइट है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो आदमी बोल रहा है उसके पास कुछ है देने के लिए, और आपके पास अगर वो खाली पेट नहीं है, खाली मन नहीं है लेने के लिए, तो आप मिस कर जाएंगे। आज एक बहुत ही कैजुअल सी चीज़ हुई, लेकिन उसमें बब्बू ने बता दिया, मेरे भाई ने बता दिया कि कैसे हमको किसी को फीडबैक भी देना चाहिए। जब आपके बारे में बताया कि जब बब्बू अपना बाल एकदम कटवा करके आए तो देवांश ने बोला ये क्या बेकार काट दिया बाल। ये बोल रहे थे, अपना ओपिनियन दे रहे थे, और उस चीज़ से उनको जो भी लगा हो, जज लगा हो। और उसके बाद आज कई दिनों बाद, कई महीनों बाद, उस समय उनको नहीं एहसास हुआ कि उनको जज किया जा रहा है, जज हो रहे हैं। ये जब शिरीष ने उनसे पूछा कि आपने बाल क्यों कटवाया इतना ढेर सारा, छोटा क्यों करवा लिया, तब वो उनको बड़ा अच्छा लगा कि देखो ये जानना चाहता है। तब उन्होंने बताया कि मेरे बाल में डैंड्रफ था, मेरे बाल गिर रहे थे। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसमें तो कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, मतलब कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई नॉलेज का ट्रांसफ़र नहीं है। जहाँ पर एक्चुअल नॉलेज ट्रांसफ़र होता है, मतलब जहाँ जैसे आजकल वैभव अल्ट्रासाउंड रूम में सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ वैभव से कम जानता है अंग्रेज़ी आफ्ताब, लेकिन फिर भी आफ्ताब इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ टीचर। और ये वहाँ पर एज अ नॉलेजेबल बॉसेस सन की तरह जाएंगे कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आया हूँ और अभी भी मैं WBX और पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस सीखता हूँ और मैं एडिटिंग करता हूँ। अगर इस एटीट्यूड से जाएंगे तो बहुत जल्दी आफ्ताब को लगेगा कि ठीक है तुम सब जानते हो तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इसलिए इस चैप्टर का नाम है गुड फाइट क्लब। फाइट क्लब इसलिए भी क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको कुछ पढ़ा रहा हो, बता रहा हो, और आपको पता है कि वो इस पॉइंट पे गलत है, तो आप चुपचाप उसको एक्सेप्ट ना कर लें। एक गुड फाइट क्लब में दोनों मजबूत होते हैं। ये मुश्किल है। हम ज़्यादातर उनके साथ ही हम्बल होते हैं जो हमारे हिसाब से हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अगर हमारे सामने दो लोग हैं, एक बहुत सक्सेसफुल है और एक थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है, तो हम ऑटोमेटिकली उसके लिए तो बहुत हम्बल हो जाएंगे जो सुपर सक्सेसफुल है, लेकिन इसके लिए कम। चाहे वो हमारा अपना भाई हो, बाप हो, माँ हो, रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, और फिर वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज रुक जाता है या स्लो हो जाता है। तो इस चैप्टर का नाम है गुड फाइट क्लब। और जब इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 1-2 दिन में, तब हम फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर पाएंगे थिंक अगेन का। उस सेक्शन में हम सीख रहे हैं कैसे इंडिविजुअल लेवल पे रीथिंक करें। तो अब शुरू करते हैं। ये मस्त कहानी है दो भाइयों की जो बाद में बहुत सक्सेसफुल हुए। As the two youngest boys in a big family, the bishop's son did everything together. बिशप चर्च के जो फादरी होते हैं उनको बिशप कहा जाता है। तो उस पूरी बड़ी फैमिली के 2 छोटे बच्चे थे, सबसे छोटे बच्चे थे,
और वो सारे काम साथ में करते थे। दे लॉन्च्ड न्यूज़पेपर एंड बिल्ट देयर ओन प्रिंटिंग प्रेस टुगेदर। बचपन में ही इन लोगों ने अपना खुद का न्यूज़पेपर लॉन्च किया, प्रिंटिंग प्रेस बनाया साथ में। दे ओपनड अ बाइसिकल शॉप, साइकिल की दुकान खोली, एंड देन स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन बाइक्स टुगेदर, और फिर अपनी खुद की मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ टॉयलिंग अवे एट सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉब्लम, दे इन्वेंटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन टुगेदर। और सालों के टॉयलिंग के बाद, गधा मजूरी के बाद, कोशिश करने के बाद, जब वो कोई ऐसा काम कर रहे थे जो सीमिंगली इम्पॉसिबल है, जो दुनिया को लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, उन्होंने दुनिया का पहला सक्सेसफुल एयरप्लेन साथ में डिस्कवर किया, दो भाइयों ने, विल्बर एंड ऑरविले राइट। फर्स्ट कॉट द फ्लाइंग बग व्हेन देयर फादर ब्रॉट होम अ टॉय हेलीकॉप्टर। विल्बर और ऑरविले राइट को फ्लाइंग बग, हवा में उड़ने का कीड़ा लगा। वो पहली बार तब लगा जब उनके पापा उनके लिए एक टॉय हेलीकॉप्टर लाए थे, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर खिलौने वाला। आफ्टर इट ब्रोक दे बिल्ट वन ऑफ देयर ओन। वो टूट गया तो भैया इनकी खुद की साइकिल की दुकान, मोटरसाइकिल की दुकान थी, वर्कशॉप थी, उन्होंने खुद का बना लिया। एज दे एडवांस्ड फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर टू वर्किंग टुगेदर टू री थिंकिंग ह्यूमन फ्लाइट टुगेदर, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ सिबलिंग राइवलरी बिटवीन देम। ये दोनों साथ में काम कर रहे थे। बचपन में ये लोग साथ में खेलते थे, बाद में साथ में काम करते थे, और बाद में इन्होंने ह्यूमन फ्लाइट को, जो आदमी हवा में उड़ता है, उस चीज़ को साथ में रीथिंक किया, बार बार सोचा। पहले लोग मानते थे कि इंसान हवा में उड़ नहीं सकता, और इस पूरे दौरान में इन दोनों भाइयों के बीच में ये बिल्कुल नहीं था। नो ट्रेस ऑफ सिबलिंग राइवलरी, ईर्ष्या, जलन, इन दोनों भाइयों के बीच में कभी भी सिबलिंग राइवलरी नहीं थी। विल्बर इवन सेड दे थॉट टुगेदर। विल्बर तो यहाँ तक कहता था कि ये दोनों भाई सोचते भी साथ में थे। इवन दो इट वॉज विल्बर हु लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट, द ब्रदर्स शेयर्ड इक्वल क्रेडिट ऑफ देयर अचीवमेंट। हालांकि विल्बर ने ये हवाई जहाज़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, फिर भी इन दोनों भाइयों ने उस बड़े अचीवमेंट का क्रेडिट अपने भाई को भी दिया, मतलब इन दोनों भाइयों ने शेयर किया। When it came time to decide who would pilot their historic flight at Kitty Hawk, they just flipped coin. और जब पहली बार ये डिसाइड किया जा रहा था कि कौन उड़ाएगा, तो विल्बर ने ये नहीं कहा कि मैं उड़ाऊंगा, मैंने लॉन्च किया। उसने कहा अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की तरह शोले में टॉस करके इन्होंने डिसाइड किया कौन उड़ाएगा। न्यू वेज ऑफ थिंकिंग ऑफन स्प्रिंग फ्रॉम ओल्ड बॉन्ड्स। बहुत नया तरीके की सोच है। अगर आप नए तरीके से सोचना चाहते हैं तो वो पुराने रिश्तों से, ओल्ड बॉन्ड से निकल के आता है, जब मजबूत दोस्ती होती है वहाँ से। द कॉमेडिक केमिस्ट्री ऑफ टीना फे एंड एमी पोहलर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू देयर अर्ली 20s when they immediately hit it off in a improv class. The musical harmony of Beatles started even earlier when they were in high school. दो कॉमेडियंस हैं, टीना फे और एमी पोहलर। इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री किस चीज़ को बोलते हैं? इन दोनों का कितने अच्छे से एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, कितने अच्छे से समझते थे एक दूसरे को। मेरे और मेरे भाई के बीच में जब भी हम लोग मिलते हैं तो मुझे दिखती है। ये बहुत शुरुआत से ही 20s से ही दिख रही थी, और जब वो पहली बार मिले तब वो तुरंत हिट कर गए इम्प्रोव क्लासेस के लिए। मतलब बहुत तैयारी नहीं करनी थी, वो अपना साथ में एक्टिंग करते थे और दुनिया इम्प्रेस्ड, तैयारी के बिना। और वहीं पर जो बीटल्स थे, 4 फ्रेंड्स थे, वो भी एक दूसरे के साथ में बहुत पुरानी बॉन्ड थी जब वो स्कूल में थे, हाई स्कूल में थे। जस्ट मिनट्स आफ्टर अ म्यूचुअल फ्रेंड इंट्रोड्यूस देम, पॉल मैककार्टने वॉज टीचिंग जॉन लेनन हाउ टू ट्यून गिटार। कुछ मिनट हुए थे इन बीटल्स के, एक बंदे का नाम था पॉल मैककार्टने। वो जॉन लेनन को बस कुछ ही मिनट की दोस्ती के बाद सिखा रहा था कि गिटार को ट्यून कैसे किया जाता है। आमतौर पे जब दो नए लोग मिलते हैं तो कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लग जाते हैं यही डिसाइड करने में तुम ज़्यादा जानते हो कि मैं। लेकिन जब दो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं तो दोनों को पता चल जाता है कि इस चीज़ में तो तुम बॉस, तुम मुझे सिखाओ। तो यहाँ पर जॉन लेनन को सिखा रहा था मैककार्टने कि कैसे गिटार को ट्यून किया जाता है। बेन
and Jerry's ice cream grew out of friendship between the two founders that began in 7th grade gym class. Ben and Jerry आइसक्रीम बड़ी हुई इनके स्कूल से, जो दोनों फाउंडर्स 7th क्लास में जिम में जाया करते थे, वहाँ से इनकी फ्रेंडशिप डेवलप हुई. इट सीम्स दैट टू मेक प्रोग्रेस टुगेदर वी नीड टू बी इन सिंक. ऐसा लगता है कि अगर हमको साथ में प्रोग्रेस करना है तो हमें सिंक में रहना पड़ेगा. ये सिंक क्या है? एक दूसरे के साथ ढलना है. एक शॉर्ट फॉर्म है ये, सिंक्रोनिसिटी, जिसमें ढेर सारी चिड़ियाँ एक साथ उड़ती हैं, एकदम सुर में घूमती हैं. हाँ, बट द ट्रूथ लाइक ऑल ट्रूथ इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन सच, जैसे कि सारे सच होते हैं, वो इतना सिंपल नहीं है. ये जो रिलेशनशिप दो लोगों का बॉन्ड वाला है, ये इतना साफ, इतना सटीक नहीं है. One of the world's leading experts on conflict is an organizational psychologist in Australia named Karen Etty John. एक बहुत बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि एक्सपर्ट हैं कॉन्फ्लिक्ट पे, दो लोगों के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बारे में. उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, उनका नाम है कैरन एटी जेन. When you think about conflict, you are probably picturing what Etty calls relationship conflict. अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जब भी आप सोचते हैं तो वो कहती हैं, एटी कहती हैं, आप यूजुअली रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट मानते होंगे. पर्सनल इमोशनल क्लैशेस दैट आर फिल्ड नॉट जस्ट विथ फ्रिक्शन बट ऑल्सो विथ एनिमोसिटी. जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो भरा रहता है पर्सनल इमोशनल क्लैशेस से, कि तुमने मुझे ख़राब तरीके से ट्रीट किया था, तुमने मेरी बेइज्जती की थी, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता. तो इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है फ्रिक्शन, जब भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो बात नहीं हो पा रही है, लड़ाई हो रही है. और दूसरा होता है एनिमोसिटी, कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा और तुम मेरा दुश्मन हो. एनिमी से आया है एनिमोसिटी. आई हेट योर स्टिंकिंग गट्स. जब हम कहते हैं तुमको देख कर मुझे चिढ़न होती है, उल्टी आती है तुमको देख कर. I'll use small words so you will be sure to understand. You worth hog faced buffoon. बंदर हो तुम, ऐसे भी आदमी तो हो नहीं, तो बंदरों की तरह तुम ज़्यादा सोच नहीं पाते हो. ऐसे ही और इनके भाई जब बैठे थे तो ये लग रहा था कि इन दोनों की ऐसी ही बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. You bob for apples in toilet and you like it. तुम टॉयलेट में जो एप्पल पड़ा होता है उसको मुंह से निकालते हो और तुम्हें पसंद भी ये चीज़, इसलिए बेइज्जती की जा रही है. गेम होता है एक तरीके का. ए भगवान, ये भी गेम है. कुछ लोग करते हैं भैया, गेम खेलते. और ये तो गेम है टब से निकालने वाला, वो टॉयलेट से निकालने के लिए कह रहा है. टॉयलेट से एप्पल निकालने की बात हो रही है. कितना क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट है इसमें. यू बॉब फॉर एप्पल्स इन द टॉयलेट. तब तुम वो गंदा वाला काम करते हो और तुम्हें पसंद भी है. आई लाइक इट. बट एटी हैज़ आइडेंटिफाइड अनदर फ्लेवर कॉल्ड टास्क कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन एटी कहती हैं जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, तो एक और नए तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, उसको बोलते हैं टास्क कॉन्फ्लिक्ट, काम वाला कॉन्फ्लिक्ट. क्लैशेस अबाउट आइडियाज़ एंड ओपिनियंस. दूसरे वाले में, टास्क कॉन्फ्लिक्ट में, दो लोग क्लैश करते हैं, भिड़ते हैं आइडियाज़ के लिए और ओपिनियंस के लिए. व्हेन वी हैव टास्क कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन वी आर डिबेटिंग whom to hire, which restaurant to pick for dinner, or whether to name our child Gertrude or Kassar, the question is whether the two types of conflict have different consequences. ये कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब दो लोग बहस करते हैं कि किसको नौकरी पे रखा जाए, या आप ये बहस कर रहे हैं कि डिनर के लिए कौन से रेस्टोरेंट में जाएं, या अपने बच्चे को कौन सा नाम दें. सवाल ये नहीं है. द क्वेश्चन इज़ वेदर द टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज़ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस. अब सवाल ये है कि क्या इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉन्सिक्वेंस अलग होता है. रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में अलग जगह पहुंचते हैं हम, और जब टास्क कॉन्फ्लिक्ट पे जाते हैं तो कहीं और पहुंचते हैं. Few years ago, I surveyed hundreds of new teams in Silicon Valley on conflict several times during their first 6 months working together. कुछ साल पहले हमारे ऑथर ने सिलिकॉन वैली में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के ढेर सारे सैकड़ों एम्प्लॉयज़ को 6 महीने तक इंटरव्यू किया. Even if they argued constantly and agreed on nothing else, they agreed on what kind of conflict they were having. क्या मस्त चीज़ लिखी है. दो लोग खूब बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ डिफरेंट बोल रहे हैं वो लोग. उनकी बहस में हर चीज़ दोनों का अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ कॉमन होता था.
कि हम लोग बहस तो कर ही रहे हैं। और टॉपिक क्या है बहस का? जैसे आज मेरी गरिमा की अगर बहस होगी तो किस टॉपिक पर होगी? यूजुअली शादी को लेकर, या सेकंड काम को लेकर। तो टॉपिक तो दोनों जानते हैं। When their projects were finished, I asked their managers to evaluate each team's effectiveness. और जब उन टीम्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता था तो मैं उनके मैनेजर से पूछता था इनका टीम ने कैसा काम किया, अच्छा किया, बेकार किया, बहुत अच्छा किया। The teams that performed poorly started with more relationship conflict than task conflict. और जिन टीम ने अपना काम बेकार किया उनके बीच में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता था और टास्क कॉन्फ्लिक्ट कम होता था। अच्छा, आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा है टास्क कॉन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में डिफरेंस कैसा होता होगा? रिलेशनशिप में इमोशंस आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। लोग हम कोई जस्ट स्ट्रेंजर से मिले, उसके कुछ आइडियाज़ अलग हैं, हम बात कर रहे हैं और मेरे आइडियाज़ अलग हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उसको करेक्ट करूँगा। लेकिन वहीं अगर वो दूसरा स्ट्रेंजर मेरा भाई है तो इमोशनली मैं उसको करेक्ट करूँगा, फिर मैं गुस्सा दिखाऊंगा, कुछ भी करूँगा, लड़ाई झगड़ा करूँगा। पर स्ट्रेंजर से मैं ऐसे नहीं कर सकता, वहाँ पे मेरा टास्क है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में हम शुरुआत से ही मान के चलते हैं कि इसको तो मैं जानता हूँ और ये मुझे पसंद नहीं करता, और ये जो बोलने वाला है वो भी मैं जानता हूँ, इसलिए हम उसको सुनने को राज़ी नहीं होते। टास्क कॉन्फ्लिक्ट में हमको पता है कि उसका थॉट अलग है, वो अलग तरीके से काम करता है, मैं अलग तरीके से, तो कहीं ना कहीं मैं उसको सुनना चाहता हूँ। डिफरेंस क्या है बताओ तो सही। जैसे मेरा और बड़ी मम्मी का 90% जो डिफरेंस होता है वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो बोलती हैं हमारा बाथरूम ऐसे बनेगा, ये मशीन आएगी, ये एम्प्लॉय रखा जाएगा, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों किसी भी जगह पर। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एक दूसरे के थॉट्स बिल्कुल आइडियाज़ की, ओपिनियन की। और टास्क कॉन्फ्लिक्ट में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग होती है कि तुम जो कह रही हो वो मैं नहीं सुनूंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। वो यही कह रहे हैं कि जब भी किसी से भी बात करो तो ऐसे सोच के बात करो कि वो अजनबी है, उसको तुम नहीं जानते। आप भले उसके साथ 20 साल से रहते हो, अगर आप फ्रेश तरीके से नहीं सुनोगे तो उसका पर्सपेक्टिव सुनने का मन ही नहीं करेगा आपको। वो है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। कृष्णमूर्ति इसलिए बोलते थे कि रिलेशनशिप इज़ द मिरर ऑफ द सेल्फ, ऐसा कुछ बोलते थे। अपने आप को जानना है तो रिलेशनशिप को मिरर। हाँ, अपने रिलेशनशिप को देखो। अगर तुम दोनों के बीच में घृणा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर घृणा है। तो रिलेशनशिप में पहले से ही हम मान के चलते हैं कि हम जानते हैं तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है। वो रिलेशनशिप है। हाँ, अगर मैं आपको हेट करता हूँ, आप सिगरेट पीते हो या आप मेरी बात नहीं मानते और मैं आपको हेट करता हूँ, तो मैं भले किसी वजह से हेट कर रहा हूँ, बट आई हेट यू, इसका मतलब मैं आपके साथ रिलेटेड नहीं हूँ। वो है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। और टास्क कॉन्फ्लिक्ट, आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आप उसको पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बताया देखो ये जो तुम काम कर रहे हो इसमें ये जगह पर गलती होगी और इसमें तुम्हारा रिपोर्ट गलत निकलेगा। नहीं पसंद करते फिर भी वो आपको बताएगा और फिर भी आप उसको ठीक कर लोगे, क्योंकि काम को आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो। तो जिन टीम्स के बीच में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट थी वो ज़्यादा ख़राब काम करते थे, जिनका टास्क कॉन्फ्लिक्ट था वो ज़्यादा अच्छा काम करते थे। दे एंटर्ड इनटू पर्सनल फॉल्ट्स अर्ली ऑन एंड वर सो बिजी डिसलाइकिंग वन अनदर दैट दे डिडंट फील कंफर्टेबल चैलेंजिंग वन अनदर। हमारे यहाँ आजकल रिम्पी स्कैन के लैब में यही चल रहा है कि जो भी टीम्स ख़राब काम करती थी बहुत जल्दी उनका पर्सनल फॉल्ट्स आ जाता था। पर्सनल फॉल्ट्स मतलब पर्सनल फ्यूड्स आ जाता था। वो क्या होता है? छोटी-छोटी लड़ाई, पर्सनल लड़ाई, कि तुमने उस दिन छुट्टी की थी, बताया था मुझे, तुम फ़ोन पे बात कर रहे थे, उस समय मैं काम कर रहा था। और बहुत जल्दी, एंड दे वर बिजी डिसलाइकिंग वन अनदर, उनका ज़्यादातर टाइम जा रहा था ये देखो ये बेकार आदमी है, डिसलाइक करने में। एंड दे डिडंट फील कंफर्टेबल चैलेंजिंग वन अनदर, और फिर ये लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को चैलेंज नहीं करना चाहते थे। जब भी दो लोग काम करते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस से खुद डेप्थ में जाते हैं और दूसरे को भी चैलेंज करते हैं, वो भी डेप्थ में जाता है, तब जाके लोग आगे बढ़ते हैं। बट हम जब तुमको पसंद नहीं करते तुमको क्यों बात करें? आज मैंने देखा आशीष बोल रहे हैं फैज़ को, सर हम इसको नहीं बोलेंगे काम करने के लिए। मैंने कहा अगर वो फ़ोन पे बात कर रही है, बात करते करते आधे घंटे लग जाते हैं, तो मैं तुम्हारी जगह रहूँगा तो मैं बोलूँगा एवन पहले बेटा काम कर लो, उसके बाद फ़ोन पे बात करना, क्योंकि हम सब ड्रिफ्ट कर जाते हैं। यही दिक्कत है, अगर मैं शुभम को देखूं और कुछ बोलूं ना तो वो करता रहेगा ये। हाँ, हम
एग्जैक्टली। तो आपका पर्सनल डिसलाइकिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर पर्सनल डिसलाइकिंग है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट भी है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, 90 सब जगह पर टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। आज आपका आपने पहला वाला वो नहीं पढ़ा, आर्ग्यूमेंट्स आर एक्सट्रीमली वल्गर फॉर एवरीबडी इन गुड सोसाइटी होल्ड्स एग्जैक्टली द सेम ओपिनियंस। आर्ग्यूमेंट्स, बहस बहुत वल्गर होती है। वल्गर मतलब बहुत जैसे गाली, वल्गरिटी है। फॉर एवरीबडी इन गुड सोसाइटी होल्ड्स एग्जैक्टली द सेम ओपिनियन, क्योंकि सोसाइटी में सबके ओपिनियन सेम होते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई कर रहे हैं, कोई फ़ायदा क्या? देखिए, एक लड़की को किचन में काम करना चाहिए, 90% सोसाइटी बिलीव करती है और फिर भी लड़ाई कर रही है। लड़की को भी पता है कि मैं ही काम करूंगी, फिर भी बहस करती है कि मैं काम नहीं करूंगी। लड़के को पता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई करना है। चलो ये तो एक पढ़ाई की बात हो गई, मैं कुछ और बोलता हूँ। एक सोसाइटी जो ये मानती है, कोई सोशल बिलीफ, सोशल ओपिनियन, हाँ रेप गलत है वो तो सब मानते हैं, लेकिन उसमें बहस नहीं होती। दहेज के बारे में सब मानते हैं कि गलत है, फिर भी लोग बहस करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं देंगे, कुछ लोग बोलते हैं देंगे। भाई आर्ग्यूमेंट वहाँ पर अच्छा होता है जहाँ पर ओपिनियन अलग हों और एक दूसरे को एनरिच करें। अभी आप देखेंगे ये चैप्टर है द गुड फाइट क्लब, और जिन दो भाइयों ने बचपन से लेकर जवानी तक हवाई जहाज डिस्कवर किया, वो जो धुआंधार लड़ाई करते थे, अभी आप देखेंगे बहुत लड़ते थे, लेकिन उनका था टास्क कॉन्फ्लिक्ट। ये बिजनेस के को फाउंडर्स थे, जैसे निखिल कामत और उसका भाई नितिन कामत। इट टुक मंथ्स फॉर मेनी ऑफ द टीम्स टू मेक रियल हेडवे ऑन देयर रिलेशनशिप इशू, एंड बाय द टाइम दे डिड मैनेज टू डिबेट की डिसीजंस, इट वाज ऑफन टू लेट टू रीथिंक देयर डायरेक्शंस। हमने इस बुक को चालू किया था माइक लेज़रेडिस से, कि किस तरह से माइक लेज़रेडिस की ब्लैकबेरी कंपनी थी और उसके पास लोग आते थे, बताते थे कि सर आप अपने व्हाट्सएप जैसा एक फ़ीचर ले आओ, या एप्पल जैसा फ़ोन, एप्पल तो उस समय था भी नहीं, एक ऐसा फ़ोन जो स्मार्टफोन हो। नहीं, एप्पल आ गया था, एप्पल फ़ोन लाकर दिया गया था, उसको खोल कर देखा इन लोगों ने, लेकिन ये नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि इसकी टीम के बीच में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। वहाँ पर भी सेम कंडीशन थी, एप्पल में भी। उनके पास अपना आईपॉड था, कंप्यूटर था, उनकी टीम लेकर आई बोलने के लिए स्टीव जॉब्स को कि हम लोगों को एक फ़ोन बनाना चाहिए जहाँ पर गाना, पिक्चर सब कुछ एक साथ हो। स्टीव जॉब्स ने कहा भाड़ में जाओ, मेरे पास आईपॉड है, इतना अच्छे से बिक रहा है, मैं क्यों उसके अंदर गाना डालूंगा फ़ोन में, ये बिकना बंद हो जाएगा। तो टीम चली गई, फिर 2-3 महीने बाद फिर से वापस आई, फिर से वापस आई, फिर से वापस आई, लेकिन वापस आने के लिए आपस में डिस्कशन तो किया होगा। यहाँ कह रहे हैं जो टीम ने बेकार परफॉर्म किया, वो लोग महीनों लग जाते थे उनके बीच का रिलेशनशिप इशू को ठीक होने में, और बाय द टाइम उनका रिलेशनशिप इशू किसी तरह से मैनेज होता था, जो चीज़ को उनको रीथिंक करना चाहिए था उसको बहुत टाइम लग गया, बहुत दूर हो गया वो। वॉट हैपेंड इन हाई परफॉर्मिंग ग्रुप्स, और जो लोग बहुत अच्छे से कर पाते थे वो ग्रुप्स के साथ क्या, एज यू माइट एक्सपेक्ट दे स्टार्टेड विथ लो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड केप्ट इट लो थ्रू आउट देयर वर्क टुगेदर। जो अच्छा काम कर पाते थे जो टीम्स, वो लोग शुरू से ही रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कम था, उनको पता था भाई तुम जैसे भी हो, मैं जैसा भी हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन काम साथ में करना है तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। रिलेशनशिप पहले से हेट वाला या लव वाला नहीं था, क्या था, केप्ट इट लो थ्रू आउट, कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था ही नहीं, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था। दैट डिडंट स्टॉप देम फ्रॉम हैविंग टास्क कॉन्फ्लिक्ट एट आउटसेट। इसलिए जब दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था तो वो बात करते थे, शुरू से ही बात करते थे। दे डिडंट हेजिटेट टू सरफेस कंपीटिंग पर्सपेक्टिव। इसलिए अगर तुमसे मैं अच्छा काम कर सकता हूँ तो करते थे लोग, क्योंकि उसमें कंपटीशन कर पाते थे, दिखा भी पाते थे। As they resolved some of their differences of opinion, they were able to align on a direction and carry out work until they ran into new issues to debate. अब जो एप्पल कंपनी में फ़ोन बना या जो भी नई नई चीज़ें बनी जो सुपर हिट हो गई, व्हाट्सएप बना, ये सब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। इसको चालू होने में और इसको सक्सेसफुली लॉन्च होने में, सक्सेसफुल होने में नहीं, लॉन्च होने में 2-3-4 साल लग जाते हैं। और इस चीज़ को होने के लिए कुछ लोग जो साथ में काम कर रहे हैं
वो लोग उस मुद्दे पर रहना चाहिए। हमने जब वो सीरीज़ बनाई थी बिल्ड, उसमें हमने पढ़ा था किस तरह से एक बार आईफोन बनी और लॉन्च ही नहीं हो पाई 5 साल तक, फिर दोबारा फिर आईफोन बना, आईफोन इस कंपनी के साथ, एप्पल के साथ में, पहली वाली ख़त्म हो गई। क्यों किसी प्रोजेक्ट को 5 साल लग जाते हैं एक्सटेंड होने में? और वो यही बता रहे हैं क्योंकि लोग अलाइन नहीं होते हैं टू द डायरेक्शन। लोग भूल जाते हैं हम किस तरफ काम कर रहे हैं। एक तो जो आदमी काम कर रहा है उसका भी बहुत कम फोकस होता है। वहाँ पर माइक लाज़रस का फोकस रहा होगा, भाई मुझे अरबपति बनना था, मैं बन गया। यहाँ पर स्टीव जॉब्स को इसकी चिंता नहीं थी मैं अरबपति बनूँ कि नहीं, वो भी रहा होगा, बट उससे ज़्यादा था सनक कि मुझे एकदम पागलों की तरह नीट क्वालिटी का सामान चाहिए। आप कभी सर्च करिएगा स्टीव जॉब्स होम, फर्नीचर, घर में कुछ सामान नहीं रखता था। पूरे घर में केवल एक काउच ज़मीन पे बैठता था, खाली घर, उसको साफ चाहिए था, सब कुछ साफ। शुरू में, बाद में तो भर लिया था। हाँ, लेकिन शुरू में भी उसके पास पैसे थे, वो चाहता तो भर लेता सामान, लेकिन उसको साफ सोचने के लिए एक, तो ये जो डायरेक्शन बोल रहे हैं, अलाइन ऑन अ डायरेक्शन, एक प्रोजेक्ट के डायरेक्शन में जाने के लिए लोग साथ में अलाइन कब होते हैं? जब उनके बीच का टास्क कॉन्फ्लिक्ट ढेर सारा होता है। एक बड़ा चीज़ है जिसके ऊपर अपने काम कर रहे हैं, जैसे आजकल हमने एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट निकाला था कि कैसे हम लोगों को बनाना चाहिए एड्स। मैंने बोला था भाई, वैभव को बोला, अनिकेत को बोला, शुभम को बोला, फिर चूँकि मैं बॉस हूँ मैं भूल गया तो ऐड बनाई नहीं। आज फिर से हम लोगों ने बोला है कि ऐड के ऊपर काम करना है। अब मुझे पक्का है कि 2-4 साल में हम लोग ऐड बना लेंगे। मेरे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए है, फाइट करने के लिए नहीं है। हाँ, रिब्बी स्कैन जब बन रहा था तो मेरे को बिल्कुल मन नहीं था, बड़ी मम्मी को मन था, वो फाइट करती थी, फिर मैं भी फाइट करता था कि क्यों नहीं बनना चाहिए, फिर वो फाइट करती थी क्यों बनना चाहिए। ऐसे फाइट करने से चीज़ें बनती हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं। मुझे स्टूडियो बनाना था तो मैं फाइट करता था, ये सब बना नहीं था, पहले फर्नीचर नहीं बना था। तो वो होता है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। जब दो लोग एक चीज़ को लेकर के बहस करते हैं, काम को लेकर के, तब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं एंड कैरी आउट वर्क अंटिल दे रैन इनटू अ न्यू इश्यूज टू डिबेट। और वो काम तब तक करते हैं, बहस तब तक करते हैं जब तक एक इशू कंप्लीट हो गया और नया इशू डेवलप नहीं हो गया। जैसे आजकल मैं और बड़ी मम्मी एक चीज़ को लेकर बहुत लड़ते हैं। क्या चीज़? गरिमा की शादी। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम कर लेंगे, इसमें गरिमा चाहें चाहे ना चाहें। All in all, more than 100 studies have examined conflict types in over 8,000 teams. बात हो रही है कॉन्फ्लिक्ट्स की। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहस, आर्ग्यूमेंट, हाँ, परेशान हो, दो लोगों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट। और जहाँ 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कौन कौन से? रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट और टास्क कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है? रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट मतलब अपने जान पहचान के जो लोग होंगे उनके बारे में पहले से ही जानते हैं, तो हमें मालूम है कि क्या बोलने वाले हैं, तो शुरू से ही लोग नापसंद करते हैं। जैसे इस समय पूरे सेंटर में सबसे बेस्ट फ्रेंड इनके श्रवण के हैं, शुभी, है ना? श्रवण है कि नहीं? मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब सर आप जान गए। इसलिए वो आकर के बॉस बन के दिखाती रहती है। सुनो, सबसे ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक नाम में शुभी करती है। और जब मैं आज पहुंचा तो क्या सिखाई थी इनको? ठीक से स्पेलिंग किया करो। अशफाक, अशरफ, पता नहीं कौन कौन से नाम की 3-4 टाइप बता रही थी। तो एक होता है रिलेशनशिप, लेकिन दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जिसमें आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उस चीज़ पे अपने आइडियाज दे रहे हो। तो ये बहुत अच्छा है कि ये लड़का दबता नहीं उससे। अगर कहीं पर कोई टास्क है, काम है, और शुभी कुछ और कहती हैं, ये कुछ और कहते हैं, तो उसमें फ़ाइट होना चाहिए। मान लो ये सोच लेंगे ठीक है, हम तो भैया साधु सन्यासी आदमी हैं, घर बार छोड़ के आए थे ध्यान सीखने के लिए, जाओ दीदी तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, तो मेरे लिए अच्छे नहीं होते, ये मेरा काम और बिगड़ जाता। तो अच्छी चीज़ है कि आप किसी काम को लेकर के फ़ाइट करें जब तक कि वो फाइट उस काम में रेजोल्यूशन ना आ जाए। A meta-analysis of those studies showed that relationship conflict is generally bad for performance, but some task conflicts can be beneficial. तो ढेर सारी स्टडीज़ हुई जहाँ पता चला कि जहाँ कहीं पर भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है वो काम के लिए बेकार है, लेकिन साथ ही साथ कुछ टाइप के
टास्क कॉन्फ्लिक्ट अच्छे होते हैं काम के लिए। इट्स बीन लिंक्ड टू हायर क्रिएटिविटी एंड स्मार्टर चॉइसेस। जैसे वैभव मेरे साथ में बहस करता है, आजकल उसने बंद कर दिया है। पहले बहस करता था कि वीडियो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, वीडियो को बनाने से पहले ही हम लोगों को उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अब उसको पता है कि जिस टाइप का मैं सोचता हूँ वो अलग जगहों पर अप्लाई करता है, इसलिए हम लोग फाइट नहीं कर पाते। तो मेरे थंबनेल की क्वालिटी सब बिगड़ गई है, सब कुछ ख़राब हो गया है। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिविटी निकल के आती है और ज़्यादा स्मार्टर चॉइस निकल के आते हैं, लोग ज़्यादा चॉइसेस सही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ एविडेंस दैट व्हेन टीम्स एक्सपीरियंस moderate task conflict early on, they generate more original ideas in Chinese technology companies, innovate more in Dutch delivery services, and make better decisions in American hospitals. As one research team concluded, the absence of conflict is not harmony, it's apathy. कह रहे हैं एक एग्जाम्पल के लिए, जिन टीम्स में शुरुआत में मॉडरेट टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है, मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत आइडिया, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन ज़ीरो भी नहीं होता, ठीक ठाक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहस होती है, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ निकाल के लेकर आते हैं। चाइनीज़ कंपनीज़ में से किससे हम माल लें? अभी देवांश ने मुझे दिखाया, एक बंदे का इंस्टाग्राम चैनल है जो हर वीडियो में बताता है कैसे 50,000 रुपये लगाएं और 5 लाख रुपए का बिज़नेस करें महीने का। उसमें से एक सिंपल सा उसने दिखाया कि कैसे जो ईयर पॉड यूज़ करते हैं आप लोग, 120 रुपये का होलसेल में मिलता है किसी वेबसाइट से, उसको मंगा लें और उसको आप 1200, 1300, 1400 में बेचें ड्रॉप शिपिंग करके। और भाई आपका रोज़ का अगर आपने 10 या 15 या 20 बेच लिया तो आपके 5 लाख रुपये महीने हो गए। अब कौन सी कंपनी से लेकर आना है, किसकी कंपनी सही में अच्छी है, चाइनीज़ कंपनी, क्योंकि सारी चाइनीज़ कंपनी अच्छी नहीं होती, तो ये आप बहस करके डिसाइड कर सकते हैं। यही कह रहे हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ इन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कंपनी इनोवेट मोर इन डच डिलीवरी सर्विसेज। वहीं पर बहस करके पता चला कि डच की जो डिलीवरी सर्विसेज है वो अच्छी है, एंड मेक बेटर डिसीजंस इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स। और अमेरिका के हॉस्पिटल, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब लोगों ने बहस किया तो पता चला कि अमेरिकन कंपनी से आप माल उठा सकते हैं, डिलीवरी सिस्टम डच का अच्छा होता है और अमेरिकन हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और वहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ खोज की है, वन रिसर्च टीम कंक्लूडेड एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे इस समय गरिमा की और उसके पापा की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई हार्मनी नहीं होती, दोस्ती प्यार नहीं होता, वो होता है एपैथी। बहुत दुखी जब आप होते हैं, दुखी बहुत ज़्यादा, तो आप बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए आज ऐमन से फैज़ कह रहे थे, सर हम इसको नहीं बोलेंगे काम करने के लिए, ये काम करे तो ठीक है, नहीं करे तो हम अपने आप कर लेंगे। ये है एपैथी कि हम इससे दुखी हो चुके हैं। अगर आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, कोई भी आपके आसपास का इंसान ये कहता है बस तुम्हें जो करना है भैया करो, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो ये हार्मनी नहीं है, ये दोस्ती, ये प्यार नहीं है। ये मत सोचना कि मुझे आज़ादी मिल गई। वो आदमी आपको, आपके साथ एपैथी में है, दुख में, सिवियर पेन में। एपैथी का हिंदी ट्रांसलेशन है भावहीनता। इमोशंस हैव बिकम ज़ीरो, दैट आई डोंट फील फॉर यू एट ऑल, आई डोंट वांट टू फील फॉर यू। Relationship conflict is destructive in part because it stands in the way of rethinking. Relationship conflict बहुत डिस्ट्रक्टिव है, ख़ास तौर से इसलिए, इन पार्ट मतलब थोड़ा उसका रीज़न ये है कि वो आपको रीथिंकिंग करने नहीं देता। When a clash gets personal and emotional, we become self-righteous preachers of our own ideas. जब दो लोगों के बीच की बहस पर्सनल हो जाती है, तूने मेरे बारे में ऐसा कैसे कहा, तू मेरा दोस्त है, बचपन से मैंने तेरे को बोला था हम तू साथ रहेंगे, प्यार करेंगे जन्म जन्म तक साथ में, और तूने ऐसा कैसे बोला। जब कोई बहस बन जाती है पर्सनल और इमोशनल, इमोशनल कैसे पता चलता है कोई बात बनी, एक आदमी गुस्सा होने लगे, कोई उसका इमोशन आ रहा है। आज बेचारी ऐमन जब उनके बारे में बता रही थी तो आंसू निकल के आ गए। लड़कियों का यही है, जब समझ में ना आए तो आंसू निकाल दो, नहीं वो इमोशनल हो जाती हैं। तो जहाँ कहीं पर भी आपके क्लैश पर्सनल हो, इमोशन हो, तब हम क्या करते हैं, हम हो जाते हैं सेल्फ राइचुअस। सेल्फ राइचुअस मतलब अपने आप को हम राइचुअस दिखाते हैं कि हम सही हैं, और हम बन जाते हैं प्रीचर्स। प्रीचर्स मतलब ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, अपनी ही व्यूज़ को दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं। स्पाइटफुल प्रोसिक्यूटर ऑफ अदर साइड,
और सामने वाले को इतना थूक थूक के प्रोसिक्यूट करते हैं, उसकी बाल में से खाल निकालते हैं। अच्छा अब तुम देखना, हम तुम्हारी गलती नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे बारे में बताया ना। लेकिन टास्क कॉन्फ्लिक्ट से रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में वो बदल सकता है, पर टास्क कॉन्फ्लिक्ट में होने के लिए दोनों लोगों को अपने फील्ड में थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी एक ओपिनियन तो है। मैंने आपको एक काम दिया, इनको भी काम दिया, दोनों को, तो इन्होंने कुछ नया एक्सप्लोर किया, आपने कुछ और एक्सप्लोर किया, तो कुछ तो ओपिनियन आया। एंड सिंगल माइंडेड पॉलिटिशियन हु डिसमिसेस ओपिनियंस दैट डोंट कम फ्रॉम द आवर साइड। और लास्ट में आप हो जाते हैं श्री श्री नामोजी, नरेंद्र मोदी। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है, हम आपके सारे ओपिनियंस को डिसमिस करते हैं, मतलब हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम बन जाते हैं पॉलिटिशियन। ये तो हमने पढ़ा है शुरू में कि नॉर्मल आदमी सोचता कैसे है, लाइक अ पॉलिटिशियन, प्रीचर एंड प्रोसिक्यूटर। और ख़ास तौर से कब, जब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिव व्हेन इट ब्रिंग्स डाइवर्सिटी ऑफ थॉट। लेकिन टास्क कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है क्योंकि इसमें आता है डाइवर्सिटी ऑफ थॉट। ये डाइवर्सिटी ऑफ थॉट क्या है? अलग जगह से थॉट, अलग तरह के विचार। इनका, मैडम का बैकग्राउंड अलग है, मेरा अलग है, मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, वो एकेडमिक डॉक्टर है, तो हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स लेकर आ रहे हैं और उसमें फाइट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गेटिंग ट्रैप्ड इन ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल। और इस जब अलग अलग टाइप के थॉट्स आते हैं तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल में फंसते नहीं हैं। मान लीजिए मैंने कहा अरे यार रिम्पी, अपने को ना 1 करोड़ का प्रोजेक्ट करना चाहिए, ब्यूटी पार्लर लगाना चाहिए, और वो बोले हाँ लगाना चाहिए, दोनों, अरे मेरी बीवी को भी लगता है, मुझे भी लगता है, 2 लोगों को लगता है, लगा दो। तो आप उसकी कमियां नहीं खोजेंगे, और जब किसी प्रोजेक्ट की कमियां नहीं खोजेंगे तो आप किस चीज़ में फंसेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस बायस में। इट कैन हेल्प अस स्टे हम्बल, सरफेस डाउट्स एंड मेक अस क्यूरियस अबाउट व्हाट वी माइट बी मिसिंग। अगर 2 लोगों के बीच में टास्क कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी वजह से हम लोग हम्बल रह पाते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा उड़ते नहीं हैं, डाउट्स को बाहर निकलने देते हैं डिस्कस करने के लिए, और साथ ही साथ हम क्यूरियस रहते हैं कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मेरे इस आइडिया में, मेरे प्रोजेक्ट में खराबी हो, कमी हो, दैट कैन लीड अस टू थिंक अगेन, और उसी की वजह से हम उस प्रोजेक्ट के बारे में थिंक अगेन करेंगे, मूविंग अस क्लोजर टू द ट्रूथ विदाउट डैमेजिंग आवर रिलेशनशिप। और इस तरह से हम ट्रूथ के और पास पहुँचेंगे और उस रास्ते में हम अपने रिश्ते को डैमेज नहीं कर पाएंगे। Although productive disagreement is a critical life skill, it is one that many of us never fully develop. बहुत कम लोगों को देखा है मैंने इस क्वालिटी के साथ में, प्रोडक्टिव डिसएग्रीमेंट। पापा जी कर पाते हैं चीज़। अगर उनको आपकी किसी बात पर डिसएग्री नहीं करते तो बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते करते थका देते हैं, लेकिन बात करते हैं। वहीं पर मम्मी अगर आपसे डिसएग्री करती बोलती चुप रहो, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत, तुम चुप रहो, तुम अपना काम करो, बात नहीं करती। लेकिन पापा बहुत बात करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव डिसएग्रीमेंट। ये बहुत ही क्रिटिकल लाइफ स्किल है, किसी के साथ बात कर पाना। मतलब मना के ऊपर करते हैं, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों पे नहीं। देखिए बहुत बार जो पेरेंट्स होते हैं, चूँकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो आपसे बात कर लेंगे, पापा जी मुझसे बात कर लेंगे, लेकिन वो चलाएंगे अपनी ही, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, बट कम से कम बात तो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है प्रोडक्टिव डिसएग्रीमेंट, कि लोग डिसएग्री करें फिर भी एक दूसरे का रिलेशनशिप खराब ना हो। प्रॉब्लम स्टार्ट्स अर्ली, पेरेंट्स डिसएग्री बिहाइंड क्लोज डोर्स, फियरिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट विल मेक चिल्ड्रन एंग्शियस और समहाउ डैमेज देयर कैरेक्टर्स। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, पेरेंट्स डिसएग्री करते हैं बच्चों से, लेकिन दरवाजे के पीछे उनके मुंह पे बोलेंगे हाँ 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 जो तुम कह रहे हो हम करने देंगे, लेकिन पीछे बोलेंगे अरे यार ये ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, फिल्म मेकर है, फिल्म मेकर बनेगा, हाँ हाँ तुम बनो बनो, पीछे पीछे उनसे डिसएग्री करेंगे। फियरिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट विल मेक चिल्ड्रन एंग्शियस और समहाउ डैमेज देयर कैरेक्टर। उनको डर लगता है अगर बच्चों के साथ बहस कर लिया तो डरपोक हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे, या वो उनका कैरेक्टर कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए उनके मुँह पर हम अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं। येट research shows that how often parents argue has no bearing on their children's academic, social or emotional development. और ये चीज़ रिसर्च से पता चला है कि कितनी बार अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ बहस करता है, उससे उस बच्चे की एकेडमिक्स, पढ़ाई पर, उसके सोशल
लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की क्वालिटी पर और उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहस करने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। वॉट मैटर्स इज़ हाउ रिस्पेक्टफुली पेरेंट्स आर्ग्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट अपने बच्चे से कितने इज्जत से बात कर पा रहा है। अगर मैं आपको मारूं तो मार में चोट तो कम लगती है, माँ बाप जब मारते हैं तो बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगती, हालांकि चोट तो लगती है, बट सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती है, डिसरिस्पेक्ट होता है। वहीं पर एक पेरेंट अगर अपने बच्चे के साथ में खूब इज्जत से डिसएग्री करे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। किड्स हुज पेरेंट्स क्लैश कंस्ट्रक्टिवली फील मोर इमोशनली सेफ इन एलिमेंट्री स्कूल्स। जिन छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स उसके साथ डिसएग्री करते हैं, क्लैश करते हैं कंस्ट्रक्टिवली, वो बच्चे अपने छोटे एलिमेंट्री स्कूल में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दे एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट मोर हेल्पफुलनेस एंड कंपैशन टुवर्ड्स क्लासमेट्स। और ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों को ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं और कंपैशनेट होते हैं। जैसे हमारे भी घर में एक बच्चों के हेल्पर बैठे हुए हैं, इनके नवांश और अलग अलग दोस्तों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और वो शायद इसीलिए है क्योंकि एज पेरेंट हम इनके साथ अगर नहीं कहीं डिसएग्री करते हैं तो डिस्कस करते हैं रिस्पेक्टफुली। Being able to have a good fight doesn't just make us more civil, it also develops our creative muscles. अगर आप किसी के साथ एक अच्छी फाइट कर सकते हो, अच्छी फाइट मतलब आर्गुमेंट अच्छे पॉइंट्स के साथ, लॉजिकल, खाली अच्छे पॉइंट्स के साथ नहीं, अभी भी बात की रिस्पेक्टफुली। आप बात नहीं करते तुम, मैं तो बात नहीं करूँगा आपसे, आप बोलो ठीक है, ये चीज़ पर आप डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ डिसएग्री कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे सोचने दीजिए, मैं और लॉजिक लेकर आऊँगा। आपकी पॉइंट का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छी फाइट कर सकें तो उससे आप एक ज़्यादा सिविल इंसान बनेंगे, शरीफ इंसान बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके ब्रेन में क्रिएटिव मसल्स डेवलप होगा। आपके ब्रेन में ऐसे मसल्स डेवलप होंगे जो आपको सोचने में बहुत अलग टाइप के और मजबूत थॉट्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। इन अ क्लासिक स्टडी, हाईली क्रिएटिव आर्किटेक्ट्स वर मोर लाइकली than their technically competent but less original peers to come from homes with plenty of friction. एक स्टडी हुआ था आर्किटेक्ट्स का, जहाँ पर जिन्होंने बहुत अजीबोगरीब टाइप के सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, उनके घर में जो लोग नॉर्मल बिल्डिंग बना रहे हैं उनके घर में ढेर सारा फ्रिक्शन था, लड़ाई झगड़े थे, मारपीट थी। और वहीं पर जिन लोगों ने बहुत रेयर बिल्डिंग्स बनाई हैं अच्छी अच्छी, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ फाइट करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे रिस्पेक्टफुली। They often grew up in households that were tense but secure. अच्छे क्रिएटिव लोग के बचपन में उनका घर टेंस था लेकिन सिक्योर था। ये क्या होता है? जब तुम करो ना करो हम तुम्हें खाना देंगे। बहस करते थे, तुम्हारी गलती है तो उनको बताएंगे गलत क्या है, लेकिन खाना पीना घर सब कुछ रहेगा तुम्हारे लिए। वो हमेशा फील करते थे सिक्योर अपने घर पे। ये नहीं बोलते थे उनके पेरेंट्स अच्छा नहीं मानते घर से निकल जाओ। As psychologist Robert Albert notes, the creative person to be comes from a family that is anything but harmonious, one with wobble. The parents weren't physically or verbally abusive. They didn't shy away from conflict either. बोल रहे हैं कि जो क्रिएटिव पर्सन टू बी है, जो फ्यूचर में बहुत क्रिएटिव होकर के आने वाला है, वो कोई ऐसे घर से नहीं आते थे जहाँ पर सब कुछ हारमोनियस है, परफेक्ट घर है, बच्चा एकदम सुबह उठता है, उसकी मम्मी उसको खाना ला के देती है, उसको घूमना फिरना है, घूमो फिरो बेटा, पॉकेट मनी कितना चाहिए ले लो, जाओ ऐश करो, और वो बच्चा भी खूब पढ़ रहा है। ऐसा घर नहीं था। इट वॉज एनीथिंग बट हारमोनियस। वो ऐसा घर था जहाँ पर उनके पेरेंट्स वर्बली अब्यूजिव नहीं थे, मतलब गाली गलौज नहीं करते थे, मारते पीटते नहीं थे, बट दे डिडंट शाई अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये लोग कॉन्फ्लिक्ट से भी शर्माते नहीं थे। अगर उनको लगता है कोई बात गलत है तो बोलते थे। जैसे मुझे शर्म नहीं आती है बोलने में कि कोई इंसान लुक्स से किसी को जज करता है तो वो कम समझदार है, क्योंकि मैंने जब डॉक्टर रिम्पी को देखा था, उनकी लुक्स बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन मैंने लुक्स में बहुत सी लेडीज़ को देखा था, मैं उनके प्रति अट्रैक्टेड नहीं हुआ। मैंने उनसे बात की, मुझे समझदार औरत लगी वो। और वहीं उससे पहले बहुत सी सुंदर लड़कियां मेरी फ्रेंड्स हो चुकी हैं, गर्लफ्रेंड्स भी हो चुकी थी, लेकिन उनके साथ मुझे शादी करने का मन नहीं किया कभी। तो ये चीज़ से, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया कि लुक्स इज़ नॉट द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर टू जज इफ समबडी इज़ इंटेलिजेंट, लविंग, केयरिंग और नॉट। इंस्टेड ऑफ टेलिंग देयर चिल्ड्रन टू बी सीन बट नॉट हर्ड, दे एनकरेज देम टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। आमतौर पे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तुम चुप रहो,
वो बोल रहे हैं, चुप रहो। इंस्टेड ऑफ टेलिंग देयर चिल्ड्रन टू बी सीन बट नॉट हर्ड। आमतौर पे जो ख़राब घर होते हैं उसमें बच्चों की सुनी नहीं जाती और कहा जाता है ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। उन घरों में जिनके बच्चे बहुत आगे बढ़ पाए, दे एनकरेज्ड देम टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। उनसे बोला गया कि अगर तुम्हें किसी बात पर भरोसा है, तुम्हें बात सही लगती है तो बोलो, शर्माते क्यों। मेरे पास आए थे कुछ महीने पहले भाई साहब, आंखों में आंसू लेकर, पापा मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं ड्रॉप आउट ले रहा हूँ। मैंने कहा बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है, मेरे घर में तो नेक्स्ट मिस्टर बीस्ट आ गया, अब मेरी तो बुढ़ापा टल जाएगी, करोड़पति यूट्यूबर बनेगा। ये गए बड़ी मम्मी के पास, मैंने कहा बड़ी मम्मी को बता दो, बस वही तुमको मना करेंगी। वहाँ जाकर मन ही बदल गया भाई साहब का। बोलते हम एग्ज़ाम देंगे, बस एक छोटी सी बात पर मम्मी जी को बता दूंगी। उसी में इनका रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, टास्क कॉन्फ्लिक्ट सब खत्म हो गया। बट मैंने तो अपना काम किया, तो मेरे बच्चे क्रिएटिव बनेंगे, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को बोला जाओ, अगर तुम किसी चीज़ पर विश्वास करते हो तो दुनिया को बोलो, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जिस चीज़ पर तुम विश्वास करते हो उसके लिए स्टैंड अप रहो। तो जो अच्छे घर होते हैं वहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं जो तुम्हें सही लगता है उसको बोलो, स्टैंड फॉर योरसेल्फ। द किड्स लर्नड टू डिश इट आउट एंड टेक इट। जो बच्चे थे जो क्रिएटिव बने उन्होंने सीखा टू डिश इट आउट, मतलब जो अंदर है उसको निकालो, शेयर करो, एंड टेक इट। और जब बोलोगे तो सामने से भी तुमको समझाया जाएगा, खुद जाओ सामना करो। अभी कुछ दिन पहले करीमा को एक कॉल आई शादी के लिए, तो मैंने कहा बात करो। तो मैं कैसे बात करूं, आप लोग बात करिए। हम लोग को जाके बात करना पड़ा भैया, बात ही नहीं की, थोड़ा सा बातचीत करके अब आप हिम्मत करो, डिश इट आउट एंड टेक इट। पंच मारो और पंच लो। दैट्स एग्जैक्टली वॉट हैपेंड विथ विल्बर एंड ऑरविले राइट। और यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ इन दो भाइयों के साथ में, विल्बर और ऑरविले राइट। When the Wright brothers said they thought together, they really meant that they fought together. जब ये दोनों भाई कहा करते थे कि हम लोग साथ में सोचते हैं, तो असल में ये नहीं कह रहे हैं कि साथ में सोचते हैं, ये साथ में विचारों की लड़ाई किया करते थे। Arguing was the family business. घर में बहस करना इनका पारिवारिक बिजनेस था। Although their father was a bishop in local church, he included books by atheists in his library. हालांकि इनका पिता एक चर्च में बिशप था, भगवान को मानता था, लेकिन फिर भी अपने विश्वास के खिलाफ की किताबें, एथिस्ट मतलब नास्तिक जो होते हैं, उनकी किताबें भी लाकर अपने घर पे रखा था। विचारों की लड़ाई वो प्रमोट करता था। एंड एनकरेज्ड चिल्ड्रन टू रीड एंड डिबेट। और अपने बच्चों से बोलता था कि पढ़ो और डिबेट करो। डिबेट मतलब बहस करो। दे डेवलप्ड द करेज टू फाइट फॉर देयर आइडियाज़। इस तरह से बच्चों को बचपन में ही एक करेज डेवलप हुआ, हिम्मत डेवलप हुआ कि अपने आइडियाज़ के लिए वो फाइट करें। एंड रेजिलियंस टू लूज अ डिसएग्रीमेंट विदाउट लूजिंग देयर रिजॉल्व। कितना अच्छा चीज़ लिखा है इन बच्चों के अंदर में, रेजिलियंस टू लूज। जब हम हारते हैं ना तो हमारे अंदर में लचीलापन नहीं होता। हम सच पूछिए तो अपने खराब बेकार सड़े हुए विचार के साथ में बोलते हैं हम ही जीते। हमने उनको कन्विंस तो कर दिया लेकिन हम कन्विंस हुए नहीं। लेकिन जो लोग सचमुच में अपने आइडिया की कमी को देख पाते हैं वो लोग बोलते हैं ठीक है ये आइडिया ख़राब है, तुम जीते। तो उसको बोलते हैं रेजिलियंस टू लूज़, हारने की। एक रेजिलियंस मतलब जो पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं वो रेजिलियंट होते हैं। बहुत ज़ोर से आंधी आती है तो वो लचीले होते हैं, टूटते नहीं हैं, झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। ऐसे ही एक अच्छे परिवार के बच्चे बहस करते हैं और जब हारते हैं किसी डिसएग्रीमेंट में, दे लूज़ विदाउट लूजिंग देयर रिजॉल्व। उनका दिल नहीं टूटता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। When they were solving problems, they had arguments that lasted not just for hours but for weeks and months at a time. जब ये लोग हवाई जहाज़ बनाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उनके बीच में बहस हुआ करती थी। ऐसी बहस जो खाली घंटों के लिए नहीं चलती थी, हफ्तों के लिए चलती थी, महीनों के लिए चलती थी। They didn't have such incessant spat because they were angry. और इसमें ये लोग एक दूसरे के साथ में incessant spats नहीं करते थे। incessant spats मतलब Incessant मतलब होता है बिना रुके। हाँ, cover for the upper part of an aircraft wheel. they didn't have such incessant spats because they were angry. ऐसा नहीं करते थे मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, हफ्तों हफ्तों बात नहीं करूँगा।
क्योंकि तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। ये नहीं चलता था इनका। दे केप्ट क्वारलिंग बिकॉज दे एन्जॉयड इट एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ये लड़ते रहते थे क्योंकि उसमें वो एन्जॉय करते थे और उस प्रोसेस में वो लोग सीखते थे एक्सपीरियंस से। आई लाइक स्क्रेपिंग विथ ऑर्व, विल्बर रिफ्लेक्टेड। विल्बर कहता है, एक भाई दूसरे के बारे में कहता है, यार इसके साथ बात करता हूँ ना तो स्क्रेपिंग होती है। स्क्रेपिंग मतलब छाल निकलती है। मेरे दिमाग में कोई पुरानी बात, ऐसी घिसी पिटी बात रखी हुई है, कुछ गलत चीज़ मैंने सोच रहा हूँ तो उसको सफाई कर देता है ये बहस करके। एज यू विल सी, इट वॉज वन ऑफ देयर मोस्ट पैशनेट एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट दैट लेड देम टू रीथिंक क्रिटिकल एजम्पशन दैट हैड प्रिवेंटेड ह्यूमन फ्रॉम सोरिंग थ्रू द स्काईज। और अभी आप देखेंगे कि विल्बर और ऑरवेल, इन दोनों का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एजम्पशन था और ये लोग मान रहे थे। अगर वो एजम्पशन को फिर से ठीक नहीं किया होता, ये कभी भी हवाई जहाज़ नहीं बना पाते। और ये कैसे हटा पाए? बिकॉज ऑफ देयर पैशनेट एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उस चीज़ को लेकर के खूब प्यार से खूब लड़ाई करते थे, प्यार से लड़ाई करते थे। ये चीज़ तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, ऐसे करके बहस करते थे। और तभी ये उस क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एजम्पशन को तोड़ पाए और रीथिंक कर पाए ह्यूमन फ्लाइंग को, और दुनिया की ऊंचाइयों में हवाई जहाज़ बना पाए और हमको दे पाए। तो ये चैप्टर है गुड फाइट क्लब, जहाँ पर दो टाइप के लोग, नहीं दो टाइप के क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बट सर ऐसा है ना कि है तो वो दोनों इंसान ही ना, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइट तो होती है ना, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। तो ये ऑथर ने नहीं बताया कि जब वो लोग लड़ते होंगे तो कभी कभी रिलेशनशिप वाली कॉन्फ्लिक्ट में आते होंगे, उसको नहीं बताया। जब आपको मालूम पड़ गया ना, जैसे आप यहाँ आते, मैं आपसे कुछ बोलूँ कि ये बात सही है और आपको लगे वो गलत है, और आप उसको डिस्कस न करना चाहें क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, सर मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है। तो हमारी आपकी बात ही नहीं हो पाएगी। आप वो टॉपिक छोड़कर कुछ और बात करेंगे। इन दोनों भाइयों का बात होता था और दोनों भाइयों ने मिलकर के हवाई जहाज़ बनाया। इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट करते थे। दोनों रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट और टास्क कॉन्फ्लिक्ट दोनों बहुत जुड़े हैं। मतलब होता रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट भी होता होगा, अगर टास्क होता है तो वो भी होता होगा, है तो भाई दोनों। देखो, जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट नहीं बन पाता है तो लोगों के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। कल पढ़ेंगे हम लोग द प्लाइट ऑफ पीपल प्लीज़र। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरों को खुश करते हैं बस, तो उनकी कंडीशन कैसी होती है। पीपल प्लीज़र, अगर आप उसमें से कोई हैं तो आपके दुख को हम कल समझेंगे। ठीक है।